दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपकी जो सीरीज़ है बाल मनोविज्ञान की वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी मेरा जो प्रीवियस वीडियो है यानी कि भैया जो एमसीक्यू क्विज वाला है जो कि बुद्धि पर हमने किया था वो क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स वो वीडियो देख भी रहे हैं तो उस पर आंसर्स को बता नहीं पा रहे हैं या शायद क्वेश्चंस इतने कठिन है नहीं। मुझे लगता नहीं है कि उसके आंसर्स जो है वो दिए नहीं जा सकते। तो यदि आपको वो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी और मेहनत की आवश्यकता है क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस है, वो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस है। मुझे लगता है वो बनना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि मैंने दो एस्पेक्ट क्लियर किया है कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है और एक मैंने बुद्धि क्या है वो क्लियर किया है। अब उसका जो अगला आयाम है बुद्धि के साथ मैंने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि पर्सनैलिटी क्या है यानी कि व्यक्तित्व क्या है। और वहीं पर से आज चालू करते हैं कि हमारी ये जो टॉपिक है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है वो एक्चुअल में है क्या। तो यार इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं ना कि ये एक्चुअल में ये कितना बड़ा टॉपिक है तो मैं सही कहूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बुद्धि से भी बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है ना कि इसको पढ़ना उतना ईजी नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे लोगों को जानने मिलेंगे जिसको आपको जानना होगा एक्चुअल में उनके टाइप्स क्या है, पर्सनैलिटी के बारे में उनकी सोच क्या है। और जो इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है एग्जाम्स में आएंगे, जो इतने सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने लगभग सी टेट निकाला है, सीजी टेट निकाला है, शिक्षक भर्ती दिया है, तो कहीं ना कहीं लगभग प्रीवियस ईयर के हर एक सीजी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, राजस्थान टीईटी हो गया, हरियाणा टीईटी हो गया, तो इतना आइडिया हो चुका है कि एक्चुअल में वो 90% सिलेबस कौन सा है जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस्ड रहूंगा ताकि हमें कोई पीएचडी करना नहीं, हमें केवल केवल ये एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही आज चालू करते हैं व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो है क्या। और जो आपसे यदि पूछूंगा मैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछूंगा कि आप कैसे कहते हो भैया कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी है। मैं आपसे बोलूंगा सर बताइए इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी क्यों है, तो आप बोलोगे सर वो ना एकदम शानदार है। सर क्यों? कि सर वो एकदम 6 फीट का है और एकदम जबरदस्त है सर, एकदम 90 किलो का व्यक्ति है और एकदम जबरदस्त शानदार दिखता है सर। तो यार आपने क्या कहा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी क्यों है? क्योंकि सर उसकी ना जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छी है। फिजिकल अपीयरेंस इसका मतलब सर उसका जो भी उस व्यक्ति का बाहरी आवरण है वो सर एकदम जबरदस्त है। मैंने भी कहा ठीक है यार, तुम्हारे हिसाब से भी ठीक है भाई, एकदम 6 फीट का है, तगड़ा दिख रहा है, मस्त एकदम फुल रखा है, एकदम बाल वाल एकदम सही है, एकदम टकला वकला नहीं है, तो यार लगता है ना कि पर्सनैलिटी एकदम जबरदस्त है यार। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक प्रकार से उसका आउटर एक्सपीरियंस जो भी आपको दिखा आपने बोला उसका भैया पर्सनैलिटी अच्छा है। लेकिन क्या हमारा जो मनोविज्ञान है वो इसी को पर्सनैलिटी मानता है? क्या मनोविज्ञान बोलता है कि जो भी आप बाहरी आवरण में देख रहे हैं, जो भी आप आउटर इंटरफेस में देख रहे हैं वही मेरा एक्चुअल में पर्सनैलिटी है, ये मानता है क्या? इस बात की कोई गारंटी है क्या? तो यार थोड़े देर बाद ये पाओगे कि नहीं सर मनोविज्ञान ना इस तरीके से पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व को नहीं देखता है। तो मनोविज्ञान कैसे देखता है? तो हमने कहा कि सर मनोविज्ञान ये बोलता है कि उस व्यक्ति की जो भी फिजिकल अपीयरेंस है भैया वो है, वो एक चीज है, वो एक फैक्टर है कि यार वो उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। बट ये जरूरी नहीं है कि यार कि सिर्फ वही चीज जो है वो मैटर करती है। तो इसके हिसाब से एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ गया जो कि था साइकोलॉजिकल। अब सर ये साइकोलॉजिकल क्या हुआ? सर ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हुआ हमारे व्यक्तित्व का? अरे बहुत सिंपल है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने का मतलब ये है कि यार उस व्यक्ति का जो भी बिहेवियर होगा, उस व्यक्ति का जो भी व्यवहार होगा, व्यवहार के साथ भैया उसके जो भी संप्रेषण कौशल होंगे, संप्रेषण कौशल का मतलब है उस व्यक्ति का जो भी कम्युनिकेशन का स्किल होगा वो भी तो मैटर करेगा ना कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कई व्यक्ति हो सकते हैं यार कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस उतनी अच्छी ना हो लेकिन उनके बातों में इतना जबरदस्त वजन होना कि आपको लगेगा कि यार क्या नॉलेज है, क्या पर्सनैलिटी है। अब ऐसा देखते हैं ना, हम ऐसा कई जगह देखते हैं जिनकी हाइट अच्छी नहीं है, जो भैया फिजिकल अपीयरेंस में दिखते उतने अच्छे नहीं है, उनको देख के लगेगा नहीं अरे ये व्यक्ति है, बट एट द एंड हमें पता चलता है कि यार इसी व्यक्ति की ही पर्सनैलिटी है और ऐसी ही पर्सनैलिटी मुझे भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार उसका जो बिहेवियर है ना लोगों के प्रति वो जबरदस्त है, उसका जो संप्रेषण कौशल है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चला एक लॉन्ग एस्पेक्ट में कि सर अगर मुझे किसी व्यक्ति का, अगर मुझे ये देखना है पर्सनैलिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, तो सर फिजिकल के साथ साथ मेरा साइकोलॉजिस्ट वाला जो टर्म है
वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सर शारीरिक दृष्टिकोण तो ठीक है सर, शारीरिक जैसा भी दिखता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो भी मानसिक दशा है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो भी व्यवहार वाली दशा है, वो सभी चीज मेरे लिए क्या करती है, मैटर करती है। और इन सभी चीजों को मिलाकर ही मैं बोलूंगा कि यार उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यार पर्सनैलिटी क्या होगी या व्यक्तित्व क्या होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो कहां से आया। तो ऐसा होता है ना कि पर्सनैलिटी को बताने वाले, पर्सनैलिटी को टाइप्स को बताने वाले ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है कि इस पे अभी भी चालू हो रहा है शोध। मनोविज्ञान डेफिनेटली अगर सोचोगे इतिहास के हिसाब से थोड़ा सा नया टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी उसके अंदर एक नया टॉपिक है, नहीं। हिप्पोक्रेटस जो है ना, उसने पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से डिफाइन करके 2500 साल पहले ना बता दिया था कि यार वो कौन कौन से प्रकार के पर्सनैलिटी होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में देखोगे ना तो कुछ कुछ मैच करेगा, कुछ कुछ मैच नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन से टाइप की पर्सनैलिटी है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्सोना वाला क्या कॉन्सेप्ट है। पर्सोना वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब कि पर्सनैलिटी का जो शब्द है वो एक्चुअल में आया कहां से है, वो कैसे हुआ। तो यार मैंने ना यहां पर साफ लिख के दे दिया है कि पर्सनैलिटी का शब्द है वो पर्सोना नामक एक लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा पर्सोना है, ये तो मुझे पता चला कि सर ऐसा है कि एक शब्द है, शब्द का नाम है पर्सोना। मैंने कहा यार ये पर्सोना शब्द कहां से आया, आपने कहा सर लैटिन शब्द से आया। और उसी पर्सोना शब्द से हमने इंग्लिश में क्या निकाल लिया, पर्सनैलिटी निकाल लिया। पर्सनैलिटी का मतलब हमने कहा हिंदी में व्यक्तित्व, लेकिन क्या सर वो जो पर्सोना था उसका मतलब भी पर्सनैलिटी था? तो यार नहीं था। उस पर्सोना का मतलब एक्चुअल में मुखौटा था। और मुखौटा क्या होता है, अभी भी होली निकला है, बहुत सारे लोग मुखौटा लगा के घूमे होंगे। वो विग वाला बात नहीं कर रहा हूं, मुखौटा यानी जो फेस पे आप लगा रहे हो। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा डरने वाली जो चीज है वही मुखौटा है, कि आपको एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी जो मुखौटा है ना उसी को देख के नहीं मानना। जैसा आपके सामने है जरूरी नहीं है कि वो वैसा है, एक्चुअल में मैटर करता है यार उसकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उसका जो आंतरिक गुण है वो कैसा है आपके लिए। ठीक है, तो यार मुझे पता चला कि यार पर्सनैलिटी शब्द का मतलब एक्चुअल में पर्सोना शब्द का मतलब मुखौटा होता था। और वहीं से हमने ये डिराइव किया कि यार यही पर्सनैलिटी है, यही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो अगर तुम लोग ये लैटिन वाला जो शब्द है उसको भी देख रहोगे तो वो भी केवल और केवल मुखौटा की बात कर रहा है, वो भी केवल और केवल बाहरी आवरण की ही बात कर रहा है। उतना डीप में उस समय भी लोग नहीं जा रहे थे। तो इसीलिए जब पता चलेगा कि जब स्टार्टिंग में लोग जब टाइप्स के बारे में बता रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग शरीर को देखकर ज्यादा बता रहे थे कि यार एक्चुअल में उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वही ज्यादा मैटर कर रही थी। ठीक है, फिर मैंने ये बता दिया कि यार व्यक्ति को उन विशेषताओं को कहते हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में प्रकट होता है। कोई दोस्त है, एक बार खिलाने पिलाने लेके गए, दूसरे बार तो यार आपको लगा कि चल यार भैया संबंध में आपने क्या किया, अपना पैसा लगा दिया, अरे भाई ले 100-150 का बिल बना, पैसा मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिलासपुर में तो खास करके होता है, गांधी चौक में रहो ना तो जाना पड़ता है शाम को भैया उधर खाने वाने के लिए, क्योंकि भूख लगती है। दूसरे बार गए, चलो ठीक है यार इस बार भी मैं दे देता हूँ। तीसरे बार ना देने का मन नहीं करेगा, अरे यार साला हर बार हो गया, जब भी आ रहा हूँ साले का पैसा मैं ही दे रहा हूँ, कितना अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। चौथे बार में ना समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसकी ना पर्सनैलिटी कैसी, इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसे बताने वाला है। तो ये जो चौथा बार में आपको समझ में आया, जो स्टार्टिंग के 3 बार में धीरे धीरे गहन अध्ययन करते हुए आपको समझ में आया कि इसको भाई बाहर लेके साथ में नहीं जाना है, अब खाने अकेले चल दूंगा क्योंकि भैया पैसा मेरे को देना है तो मैं ही खा के आता हूँ। तो कहीं ना कहीं समझ में आया ना कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये क्या कर रहा है, उसी प्रकार की अपने बिहेवियर को दिखा रहा है। तो यहीं पर से मेरे को समझ में आ गया कि सर एक्चुअल में क्या है, कि सर एक्चुअल में ना उसकी पर्सनैलिटी ही है, पैसा नहीं देने का पर्सनैलिटी है। तो समझ में आ गया बहुत टाइम के बाद, कुछ बहुत टाइम बाद, मतलब 3-4 दिन लगातार गया तो समझ में आ गया। अब मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तित्व और स्थिति में प्रति अनुक्रिया की जाती है। ये पर्सनैलिटी है ना उस व्यक्ति का, भाई ये पर्सनैलिटी उस महान क्रिकेटर का हो सकता है, उस महान एथलीट का हो सकता है कि यार मैं कितने बार भी डाउनफॉल मेरे लाइफ में आएगा तो मैं हार नहीं मानूंगा। वो उसकी पर्सनैलिटी है, भैया आई एम अ चैंपियन, मैं हमेशा चैंपियन ही रहूंगा। ये उसकी पर्सनैलिटी है जो उसके हिसाब से रेस्पॉन्स कर रही है। बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बहुत आलोचना मिल रहा है, और ये आपके लिए भी है। भैया आपकी पर्सनैलिटी है कि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकाल के रहेंगे, चाहे लोग कितनी भी आलोचना करें, आपकी जो अनुक्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक ना एक साल मेरा एक ना एक एग्जाम में मेरा नौकरी जो है वो लग जाएगा। वही आपकी एक्चुअल में पर्सनालिटी को दर्शाएगा। अधिकारी या कर्मचारी हम सब ऑलरेडी हैं, बस वो है कि सरकारी मुहर नहीं लगाया, जो बहुत जल्दी अब लग भी जाएगा, निरंतर आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जो जान रहे हो कि यार सीजी टेट में ना ये फेवरेट क्वेश्चन है कि सर क्या क्या प्रकार के डेफिनेशंस होते हैं, कौन कौन किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है। तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो
वुडवर्थ को आप लोग जान रहे इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड को जान रहे इंपॉर्टेंट है। इनका जानना आवश्यक है कि इनके हिसाब से, इनके अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या क्या है। वुडवर्थ के हिसाब से सोचो तो उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। गुणात्मकता इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने भी प्रकार के अलग अलग जितने भी वो अनुक्रियाएं को दर्शा रहा है वही उस व्यक्ति का क्या है, पर्सनैलिटी है। क्या चीज? व्यवहार, जो बिहेवियर, जो मैंने कहा कि यार वही बिहेवियर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाली जो बात है। कैम्प के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा आपको एनवायरनमेंट, जैसा आपको बताना चाह रही है, जैसा आपके साथ सिचुएशन वो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके हिसाब से आप जैसा उसको रिएक्शन दे रहे हो वही आपका व्यक्तित्व है। ये कहते हैं कैम्प। बहुत सिंपल सी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स, हम किसी चीज को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम किसी चीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कई लोग होते हैं ना कि यार उनको ना एनिमल से बहुत प्यार होता है, वो मतलब गली वगैरह में कुत्ते देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। यार वो उनका पर्सनैलिटी है, उनको अच्छा लग रहा है, वो उनका गुण है कि भैया उनको जब भी वो छोटे पेट्स दिख रहे हैं, बड़े पेट्स दिख रहे हैं, उनको देखकर वो खुश हो जा रहे हैं। कई होते हैं वो बचपन में उनको कुत्ता बहुत लाया होता है, कुत्ता काट दिया होता है ना, तो गुस्से में कुत्ता देखेंगे नहीं यार मैं इसको कूट दूंगा, ये मेरे घर के सामने आया तो उनका पर्सनैलिटी है भैया, उनके गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये यहां से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी कि एक्चुअल में व्हाट इज पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व क्या है, और इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ठीक है, और थोड़ा और अब आगे चलते हैं कि व्यक्तित्व की प्रकृति, और ये एक लाइन लिखा हुआ है भाटिया जी के द्वारा, व्यक्तित्व मानव की सभी शक्तियों व गुणों का संगठन व एकीकरण है। हमारे अंदर जितने प्रकार की शक्ति हैं वो सभी का पर्सनैलिटी, वो सभी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं, ये है। और वहां पर मैंने अलग अलग टाइप, अलग अलग स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप्स कहने का मतलब कि ये सभी चीज़ों को मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे डिफाइन होती है, जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी संयम है, निरंतर निर्माण की क्रिया है, लगातार सीखने का इच्छा बिना हर व्यक्ति में नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है कि आप लगातार अपने मन को बनाए रखें। हर साल मैं यार इस एग्जामिनेशन में लगातार फेल हो रहा हूँ, फिर भी मैं इस एग्जामिनेशन को देना चाहता हूँ, ये आपकी पर्सनैलिटी है, आप हारने वाली पर्सनैलिटी में से नहीं आ रहे हैं। सामाजिकता, आपके अंदर लोगों के मैंने बताया था ना कि एक कौशल है, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। भैया सामाजिकता का निर्माण तभी हो सकता है जब आपके अंदर दुआ सलाम करने की तहजीब हो। ठीक है, अब भैया अब तुम किसी को एकदम एटीट्यूड से देख रहे हो, अरे यार मैं तेरे से बात नहीं करता, यार मैं तेरे से ठीक से मिलूंगा नहीं यार, तो कहाँ से सामाजिकता, कहाँ से सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मतलब एस्पेक्ट वही वाला, साइकोलॉजिकल और शारीरिक यानी फिजिकल वाला जो एस्पेक्ट है वो। उसके बाद हमारे विचार, भावनाओं, करीबी रिश्तों और अन्य संबंधों के से प्रभावित होती है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक चल रहा है, इसके अलावा अगर मैं बोलूंगा, यदि आप लोग से पूछूंगा कि यार आप लोग बताइए कि मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो व्यक्तित्व है, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, तो यार फिर से हर एक चीज में जब भी पूरा मनोविज्ञान, पूरा साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो कारक में ना दो इंपॉर्टेंट कारक है। जब भी कोई पूछेगा कि यार क्या क्या कारक हो सकता है जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, हर एक चीज में, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो प्रेरणा हो, चाहे वो अधिगम हो, चाहे वो मेरा व्यक्तित्व हो, चाहे मेरा क्रिएटिविटी हो, दो तो रहेगा ही। एक मेरा हेरिडिटी है और जो सेकंड है मेरा वो एनवायरमेंट है। इसका मतलब एक तो अनुवांशिकता है, डिपेंड करता है यार, बहुत निर्भर करता है कि आपकी अनुवांशिकता कैसी रही है, उसके ऊपर भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करती है। सेकंड एनवायरमेंट है, वातावरण है, जो एक्चुअल में बाहरी स्वरूप है, जो इन दोनों को इफेक्ट करता है कि आपका पर्सनैलिटी जो है वो कैसे होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन हर बार की तरह मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या लोगे, तो सर इन दोनों की जो अंतःक्रिया होगी वही अंतःक्रिया इसमें एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि सर कुछ हिस्सा मेरा हेरिडिटी से आया है और कुछ हिस्सा मेरे आपसी अनुभव से आया है, मतलब एनवायरमेंट से आया है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा है कि सर 50% मेरा हेरिडिटी से आया, 50% एनवायरमेंट से आया। इस बात की कहीं पुष्टि नहीं है कि एक्चुअल में वो 50 और 50% है। हम मान रहे हैं कि कुछ प्रतिशत हेरिडिटी का है, कुछ प्रतिशत अनुवांशिकता का है और कुछ प्रतिशत जो है वो एनवायरमेंट यानी कि वातावरण का। ठीक है, तो यहां पर से एक और एस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा कि यार ये कैसे अलग अलग डिफाइन हो रहा है। अब थोड़ा प्रकार देख लेते हैं कि यार किसने क्या क्या प्रकार कहा। युंग है यहाँ पर पहले व्यक्ति। युंग इसका मतलब ये जो है कार्ल युंग है, इनका पूरा नाम जो है वो कार्ल युंग है। और कई किताब युंग में ना एक्चुअल में इनका YOUNG वाला युंग नहीं है, एक्चुअल में ऐसे कार्ल जुंग लिखाता है, ऐसे इंग्लिश में जुंग पढ़ोगे, लेकिन ये एक्चुअल में युंग है। ठीक है, इनके हिसाब से जो पर्सनालिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, और इस 3 टाइप को ना आप अच्छे से जानते हो, इसको मैं ज्यादा बताने की कष्ट करूंगा नहीं या कृपा करूंगा नहीं आपके लिए। ठीक है, इंट्रोवर्ट होगा। इंट्रोवर्ट कौन होगा यार, वो हम लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट सैटरडे को है, बढ़िया सैटरडे नाइट है, वीकेंड चल रहा है और लोग बोल रहे हैं भाई आजा, बढ़िया फुल सब इंतजाम है। ठीक है, लड़के लोग समझ गए किस चीज की बात हो रही है, वो बोल रहा है नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा,
मेरे को ना बाहर जाना नहीं है, मेरे को लोगों को सवाल जवाब करने की मेरी इच्छा नहीं है मेरे को। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, वो इस फेज में आ गए होंगे कि यार अब बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि लोग पूछेंगे ना कब तक तैयारी करेगा, कब तक क्या करेगा। तो यार वो मेरा इंट्रोवर्ट है, जहां पर कोई व्यक्ति जो है, मित्रों की संख्या कम है, सामाजिकता कम है, सोशलाइजेशन कम है, लोग कम है, अकेला एकांत में समय बिताना अच्छा लगता है, वो मेरा इंट्रोवर्ट है। सेकंड है मेरा एक्सट्रोवर्ट, अकेले निकल ही नहीं सकता। एक तो समोसा भी खाना होगा तो उसको कोई साथ में चाहिए कि तू चल, साथ में चल, कुछ मत करना, मैं तेरा पैसा मैं दे रहा हूं, तू चल। उसको चार लोग हमेशा आसपास चाहिए, जिनसे उसकी दुनिया बन रही है। उसको हमेशा कुछ नए लोग चाहिए, वो एकदम खुले विचार का। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट वाला खुले विचार का नहीं है, वो भी है, बट वो नए लोगों के सामने ना खोल नहीं पाएगा। और एक्सट्रोवर्ट नए लोग आएंगे, उसको जानता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन उसके सामने ऐसी ऐसी बातें करने लगेगा कि पूछो मत, एकदम फुल एक्सट्रोवर्ट। तो भैया एक्सट्रोवर्ट है, ये लोकप्रिय है, सामाजिकता की भावना इनमें अधिक है। फिर तीसरा आता है थोड़ा सा एम्बीवर्ट, जो एक्चुअल में इन दोनों का मिश्रण है। कैसे मिश्रण है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मिश्रण है। थोड़ा सा समय के हिसाब से कोई दोस्त है ना जो देखना एकदम आप लोगों के सामने एकदम वो बनेगा, एकदम अरे तू देख, एकदम वो आप लोगों के सामने एकदम कॉमेडियन है, एकदम फुल हंस रहा है, खेल रहा है, मजा आ जा रहा है आप लोग, अरे भाई क्या पर्सनालिटी है। कोई नया व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति के आते ही सामने थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि यार वो उसके सामने कंफर्टेबल नहीं है, उसको पहली बार देख रहा है, उसके लिए नया है। तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा अब वो किस फेज में चला गया, अब वो चला गया उस फेज में जो कि एक्चुअल में है इंट्रोवर्ट। थोड़ी देर पहले वही एक्सट्रोवर्ट था, एकदम खुल के बढ़िया हंस रहा है, खेल रहा है, एकदम मस्त कहानी सुना रहा है, भाई मेरे साथ हॉस्टल में ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन अचानक से कोई नया दोस्त आया और वो अंतर्मुखी हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है। और अगर अच्छा एग्जाम्पल चाहिए ना, तो अपरिचित पिक्चर देख लेना। अपरिचित पिक्चर में ना वो तीनों प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो जो अपरिचित एक्चुअल में है वो इंट्रोवर्ट है, वो केवल और केवल तभी निकल रहा है जब किसी का मर्डर करना है। सेकंड है फिर जो अम्बी है। अब अम्बी क्या है? अम्बी मेरा यार एक्चुअल में एम्बीवर्ट है, जो समाज के सामने जब उसका गाड़ी खराब होता है तो वो एकदम लड़ने लग जाता है कि अरे तू देख मैं तेरा कुछ कर दूंगा। वहीं जब वो किसी स्त्री के सामने आता है तो एकदम शांत हो जाता है, यार परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। तीसरा वो जो रेमो बंदा रहता है, रेमो, वो एकदम फ्लर्ट कर रहा होता है पूरे मूवी में, है ना, तो वो एकदम खुल के कुछ भी बात कर रहा होता है, तो वो क्या एक्सट्रोवर्ट है। तो यार ये वही है, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये कालयुग का 3 टाइप है। और यदि क्वेश्चन आना होगा तो यहां से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पता चला कि यार हिपोक्रेटस मेरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यार। जब इनसे पूछा गया कि आप क्या मानते हैं कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो उन्होंने कहा यार मेरे हिसाब से 4 प्रकार होते हैं। एक कहा उन्होंने मेलेंकोलिक, कॉलेरिक, सैनिग्विन और फेलेग्मेटिक, ठीक है। काले पित्त वाला, पीले पित्त वाला, अधिक रक्त वाला और कफ प्रधान। कफ प्रधान एक्चुअल में वो जो 8 काल 12 महीना खांस रहा है, मतलब एक प्रकार से शांत उदार मन वाले। कफ प्रधान वाला उनको भी यार जो एक्चुअली थोड़े से बीमार रहते हैं, ठीक है। अधिक रक्त वाले यार मतलब ये जो एकदम हर काम फट से तेजी से, अभी तुरंत करता हूँ, तुरंत करके देता हूँ, तुरंत करके देता हूँ, अब बीच करके देता हूँ, वो वाला मेरा अधिक रक्त वाला है। पीला पित्त वाला जो एक्चुअल में थोड़ा सा फट से गुस्सा हो जाता है एकदम, अरे यार ये मेरा ऐसा बोला, मैं फट से गुस्सा हो गया, सोचा ना समझा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन वो फट से क्या हो गया, गुस्सा हो गया। चौथा है काले पित्त वाला, जो एक्चुअल में वो होता है ना, जो अपना किसी को एक दुख सुनाने जाओ तो 4 दुख वो आपको सुना दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा दुख है। तो फिर अगले बार सोचो कि भैया इससे अच्छा मैं घर में अकेले बैठकर रो लूंगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा। वो क्या है? वो काले पित्त वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम फटाफट ना वो कर ले रहे हो, क्लिक कर ले रहे हो, यार एकदम सही बोल रहे हैं सर, ये ना ये सही बात है, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये ना इंग्लिश वाला साइड में ना थोड़ा सा देखोगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार एक्चुअल में वो कौन कौन से टाइप है, उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है। क्या इसे मुझे याद रखना है? नहीं याद रखना, मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्या पता एग्जाम में आ जाए हिप्पोक्रेटस के अनुसार क्या है। तो वो 4 है और ये 4 से कभी क्वेश्चंस आए नहीं है, ठीक है। शेल्डन, 2 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा यार, एक शेल्डन है और एक नीचे में क्रेशमर है, ठीक है। शेल्डन और क्रेशमर दोनों ना थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा जोर दिए हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने जोर दिया कि व्यक्ति का जो बाहरी आवरण है वो कैसा है, उसके अनुसार ही मैं व्यक्तित्व का क्या कर रहा हूं, वर्गीकरण कर रहा हूं। सेम शेल्डन ने भी वही किया। उनसे जब पूछा गया कि व्हाट यू थिंक इज अ पर्सनैलिटी, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से 3 प्रकार के टाइप है, एक एंडोमॉर्फिक है, एक मेसोमॉर्फिक है और एक एक्टोमॉर्फिक है। मतलब यार उन्होंने कहा कि जो एंडोमॉर्फिक होता है यानी कि गोलाकृत, जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? तो इन्होंने कहा कि यार ये ना थोड़े से खुशनुमा लोग होते हैं, ये थोड़े से खुश रहते हैं, एकदम खुश मिजाज, एकदम बढ़िया। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक्टोमॉर्फिक ना थोड़े से मेहनती होते हैं, ये हो गया। मेसोमॉर्फिक कहते हैं तो मध्यम वर्गीय होते हैं ये लोग, यार ठीक है, काम करने को मिला तो ठीक, नहीं करने को मिला तो भी ठीक, ऐसे वाले थोड़े से, लेकिन थोड़ा सा काम करना भी है, ऐसा वाला। तो यार ये मेसोमॉर्फिक। और ये थोड़ा सा देखोगे तो मैंने यहाँ पर बॉडी का टाइप बना के दिखाया है कि यार एक्चुअल में एंडोमॉर्फिक क्या है, मेसोमॉर्फिक क्या है और एक्टोमॉर्फिक क्या है, ठीक है। ये हिंदी वाला रूपांतरण किया गया है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है
हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने फिर भी एंडो, मेसो और एक्टो को याद करने के लिए ऐसा बना दिया है। याद रखने के लिए ना इंग्लिश वाले साइड को याद रखना, क्योंकि हिंदी वाला ना अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए मैं हिंदी वाले का नाम बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि यार ये एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक है। जिम जाओगे ना तो पहले जो जिम ट्रेनर है ना वो बॉडी को डिसाइड करता है, अरे आपका जो बॉडी है ना वो अभी आपका एंडोमॉर्फिक में है, तो यार आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें ऐसा करना पड़ेगा, तो तब जाके आपका जो बॉडी है वो मेसोमॉर्फिक टाइप आएगा। उस समय समझ में नहीं आएगा, अब आपको समझ में आ रहा है कि मेसोमॉर्फिक मतलब अच्छा ये वाला है, एक्टोमॉर्फिक मतलब अच्छा पतला दुबले वाले लोग हैं, वैसे लोग हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्रैशमर आते हैं, और जब क्रैशमर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टाइप्स है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में इन्होंने 3 टाइप दिए थे, जो डिस्प्लास्टिक है वो लास्ट में बाद में संशोधन होके आया है। स्टार्टिंग में केवल 3 टाइप था। 3 टाइप कौन कौन सा था? एक मेरा एथलेटिक था, एक मेरा एस्थेनिक था और एक मेरा पिकनिक था। थोड़ा सा मिलता जुलता है हमारे शेल्डन भाई साहब से। ठीक है, तो जब पूछा गया कि एथलेटिक कौन होगा, एथलेटिक मतलब खिलाड़ी व्यक्ति, ठीक है, तो याद रखना कि यार जिसका बैलेंस बिटवीन मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट जो एकदम ठीक ठाक हट्टा कट्टा होगा, तो इनमें क्या पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा बहुत एनर्जेटिक है भैया, एनर्जेटिक एकदम फटाफट किसी भी काम को तुरंत करता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक, कैन एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, मतलब हर एक सिचुएशन में, हर एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में अपने आप को ढाल सकता है। सेकंड है मेरा एस्थेनिक। एस्थेनिक का मतलब था पतले दुबले लोग जो थिन थे, तो इन्होंने कहा कि यार ये थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, ये थोड़े से अकेले रहने वाले प्रजाति होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। तीसरा मैंने कहा पिकनिक। पिकनिक यानी कि वो पिकनिक मनाने वाला नहीं, 31st वाला नहीं, ये था थोड़े से ऐसे लोग जिनका जो शारीरिक ढांचा है वो थोड़े से मोटे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये सोशल है, हेल्पिंग टू अदर्स है, भैया जॉली नेचर है, बोलते नहीं एकदम बढ़िया, एकदम सब लोग का काम करता है। फिर है डिस्प्लास्टिक, और डिस्प्लास्टिक एक्चुअल में वो टाइप था जो इन सभी प्रकार के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा शो करते थे। एक ऐसा टाइम आया ना जब आलोचना होने लग गया कि यार वो एस्थेनिक वाला जो आपका प्रॉपर्टी है और जो एस्थेटिक वाला प्रॉपर्टी है और जो पिकनिक वाला प्रॉपर्टी है ना, वो सभी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति में दिख रहा है, क्या करो? तो उन्होंने कहा कि एक काम रख दो, उसका नाम रख दो डिस्प्लास्टिक। तो तब एक नया टाइप निकला जो कि था डिस्प्लास्टिक। फिर आए स्प्रेंजर। स्प्रेंगर एक्चुअल में स्प्रेंगर ने कहा कि यार मेरे हिसाब से अलग अलग प्रकार के अलग अलग मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा एक होगा सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब क्या होगा कि यार एकदम अपने सिद्धांत पे चलेगा, भैया मेरे पीछे कोई नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही है, लेकिन अगर लाल लाइट है ना तो मैं अपने सिद्धांत पर अडिग रहूंगा, मैं वहां से नहीं हटने वाला, क्योंकि भाई मेरा जो पर्सनैलिटी है वो एकदम सिद्धांतिक है, मैं वहां से नहीं हटने वाला। सेकंड आर्थिक, किसी भी तरीके से पैसा कमा लो, किसी भी तरीके से, चाहे सही हो गलत हो, लेकिन मुझे कैसे भी करके पैसे कमाना है। वो व्यक्ति जो हर जगह केवल और केवल भौतिक सुख को देख रहा है, वो मेरा आर्थिक पर्सनैलिटी हो गया। धार्मिक, ठीक है, ये धार्मिक है, धार्मिक लिखा गया है, ये धार्मिक है। धार्मिक पर्सनैलिटी कौन है भैया? जो जिसके फोन का रिंगटोन भी, फोन का कॉलर ट्यून भी हरे राम चल रहा है, ठीक है, वो एक प्रकार से धार्मिक है। ऐसा लोग धार्मिक नहीं भैया, धार्मिक लोग वो है भैया जो भगवान के प्रति एकदम फुल ऑन आस्था रखे हुए हैं, एकदम हर चीज के लिए कि मेरे साथ ईश्वर ने जो किया है वो ठीक है भैया, अपनी हम सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना जो थोड़ा सा ज्यादा जोर देता है इन चीजों पे, एकदम ज्यादा, तो यार धार्मिक हो गया। राजनीतिक, सत्ता प्रभुत्व लिखा हुआ है। राजनीतिक का मतलब यार जो थोड़ा सा इस टाइप से सोचता होगा कि कैसे मैं लोगों को इकट्ठा कर लूं, कैसे लोगों को अपने हिसाब से बातों में फंसा लूं। राजनेता क्या कर रहा है? फंसा ही तो रहा है बातों में, ठीक है, इतनी वैकेंसी देंगे, वैकेंसी आनी दी है कि नहीं, ये वही बात है। ये राजनीतिक व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का कि हम उसके राजनीतिक व्यक्तित्व में फंस गए और हमने उसे वोट दे दिया। उसके बाद सामाजिक। सामाजिक का मतलब क्या है कि यार वो सोशल है, थोड़ा सा लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करता है, उसका समाज में अच्छा संबंध है। कई लोग होते हैं ना जो कॉलोनी में जिसको सबको जान रहा होता है, सबको जान रहा होता है, भैया वो क्या है? सामाजिक पर्सनैलिटी है। कलात्मक, बहुत अच्छा क्रिएटिव व्यक्ति, बहुत अच्छा कला कर सकता है, बहुत अच्छा आर्ट कर सकता है, कोई अच्छी ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट है, तो यार वो क्या है? उसका कलात्मक पर्सनैलिटी। ये इतना कठिन है नहीं स्प्रेंगर का। उसके बाद रोजनमैन और फ्रीडमैन का है, ये जो है ना रोजनमैन और फ्रीडमैन का, ये थोड़ा सा अच्छा था। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ना केवल 2 टाइप बताए थे, एक टाइप ए और टाइप बी। टाइप सी और टाइप डी जो है ना संशोधनों के बाद में है। टाइप ए को उन्होंने बता दिया यार कि ऐसे व्यक्ति है जो एकदम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, एकदम फुल अभिप्रेरित रहते हैं, एकदम इनको कोई टेंशन नहीं है, एकदम यार करेंगे पीएससी निकालेंगे, एकदम कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। एकदम अमेजन में डिलीवरी आया, तुरंत खोल, क्या आया तेरे को, तेरे बर्थडे में क्या मिला, बच्चे लोग होते नहीं है, तुरंत खोल वही वाला है। फील शॉर्ट ऑफ टाइम, इनको लगता है कि यार फटाफट करना है, यार समय की बहुत कमी है, इन अ ग्रेट हरी, हमेशा वहां जल्दी में रहते हैं। ये एक प्रकार से पता चला कि यार ये टाइप ए है, कैन नॉट रिलैक्स डाउन एंड स्लो डाउन, एकदम मतलब सवर नाम का चीज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया जो इस प्रकार के ट्रेड्स को, जो इस प्रकार की चीजों को नहीं शो कर रहे होंगे, उनको मैं टाइप बी में ले लूंगा। एकदम सिंपल फंडा खेल दिया इन्होंने, स्टार्टिंग में 2 बताया ना, टाइप ए का पूरा लिस्ट दे दिया और टाइप बी में बोला जो टाइप ए में नहीं है वो टाइप बी में आएंगे। फिर कुछ समय बाद टाइप सी आया। टाइप सी को इन्होंने ना एक्चुअल में टाइप सी और टाइप डी को थोड़ा सा बीमारी के हिसाब से ज्यादा बताया। टाइप सी को बताया ये लोग जो व्यक्ति ये प्रोन टू कैंसर है, और टाइप डी जो है वो प्रोन टू डिप्रेशन है।
टाइप सी को बताया कि ये लोग ना थोड़े से अकेले शांत मिजाज आदमी है, ये लोग थोड़े से अनकोऑपरेटिव है, अनअसर्टिव है, ये पेशेंट है, मतलब थोड़े से बीमारी टाइप के लोग हैं। सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशंस, ये अपने इमोशंस को दबाते हैं। कैसे इमोशंस को? तो नेगेटिव इमोशंस को, जो भी नकारात्मक संवेग है ना उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए कुछ प्रकार के देखोगे तो बीमारी, इनको मानसिक समस्याएं हो जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि ये लोग कैंसर की ओर ज्यादा चांसेस है इनको कैंसर हो जाए, प्रोन टू कैंसर। टाइप डी वो है जिनको प्रोन टू डिप्रेशन है, जिनको हो सकता है जल्दी मानसिक अवसाद है। अब कई लोग को लग रहा होगा कि सर मैं ना टाइप, कुछ लोगों को लग रहा है टाइप ए में आ रहा हूँ, कुछ लोग टाइप बी में आ रहा हूँ, कुछ लोग टाइप सी में आ रहा हूँ, कुछ लोगों को टाइप डी में आ रहा हूँ। तो यार थोड़ा गहन चिंतन करोगे ना समझ में आएगा कि सभी में का थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी आपके अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना अलग टाइप बना लो। ठीक है, टाइप व्यापम बना लो एक तो जो आपके अंदर है। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक आ गया। थॉर्नडाइक के हिसाब से क्या होगा? थॉर्नडाइक ने कहा कि मेरे हिसाब से विचार के हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपना जो पर्सनैलिटी का टाइप है उसको बताऊंगा। एक है स्थूल विचार वाले, एक है सूक्ष्म विचार वाले, और एक है प्रत्यक्ष है। एक्चुअल में ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यय नहीं, प्रत्यक्ष विचार वाले। ठीक है, स्थूल विचार वाले कौन है? जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं। सूक्ष्म विचार वाले वस्तुओं के, स्थूल विचार वाले एक्चुअल में वो है ना जो हर एक चीज का बड़ा डायमेंशन देखते हैं। मतलब यार उसका ना एकदम शानदार बड़ा सा घर है, इसका मतलब उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये नहीं पता यार कि ऐसा है ना कि बड़ा घर है तो बड़े खर्चे भी है, बड़ा मेहनत कर रहा है, बड़े पैसे आए तब जाकर वो हो रहा है, ये नहीं सोच पा रहा है। वो जो सूक्ष्म, जो छोटा चीज है उसको सोच नहीं पा रहा है, वो केवल जो बड़ा भौतिक चीज दिख रहा है उसके साथ सोच के बता दे रहा है। दूसरा है सूक्ष्म, यानी कि जो माइन्यूट छोटे छोटे डिटेल्स को भी देख रहा है, उसके हिसाब से सोच रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। कौन है वो? वैज्ञानिक है, वो गणितज्ञ है, वो मेरा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म विचार वाला। तीसरा मेरा प्रत्यक्ष, जो एक्चुअल में ना हर एक चीज को उसके फिजिकल अपीयरेंस से देख के बताया जाता है कि यार इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। संकेतों या चिन्हों के माध्यम से विचार करता है, जैसे कि पुलिस, आप क्या कर रहे हो भैया? आप उसको ड्रेस को देख के समझ में जा रही है पुलिस में। कोई एयरफोर्स वाला है, उसका ड्रेस को देख के समझ जा रहा है वो क्या है? प्रत्यक्ष विचार वाला है। संकेत को देखकर समझ जा रहे हो कि यार ये ऐसे विचार वाला है। ठीक है, तो यार यहां से मेरे को समझ में आया कि कौन कौन से प्रकार के पर्सनैलिटी है, और इतने टाइप्स के पर्सनैलिटी मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को देखने के लिए। ठीक है, और आज के इस वीडियो में इतना ही है व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी वाले चैप्टर के लिए। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगला जो है 2-3 क्लास और लगेगा व्यक्तित्व का, और उसके बाद जो मेरा बड़ा डायमेंशन जितना भी था बाल मनोविज्ञान का वो खत्म हो जाएगा, और मुश्किल से उसके बाद 7-8 क्लास और लगेगा और बाल मनोविज्ञान का जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा एमसीक्यू सेशन जो कि लगभग सभी का समागम हो, लगभग 50-100 क्वेश्चन का, वो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा, और देखेंगे कि वीडियो जो है वो कैसे जाती है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और प्लीज़ अगर हो सके तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, उससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।